Hello and welcome to Rumal's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 18 November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article for the day is about the carbon border tax. Now basically जो recently ongoing COP27 climate summit है, तो यहाँ पे the European Union they have proposed a new tax on certain products, for example the cement and steel. तो जिन पे वो मानते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, तो basically they would be taxing those products. अभी इसे कहा गया है कार्बन border tax. तो और ये जो डिसीजन है यूरोपियन यूनियन का, they have proposed this policy और इस पॉलिसी का नाम बेसिकली बताया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ठीक है, एंड द पर्पस इज टू टैक्स प्रोडक्ट्स such as cement and steel that are extremely carbon intensive with effect from 2026 से वो टैक्स करेंगे. ठीक है, बट जो कंट्रीज है जो लीडर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो दे आर द लीडर्स ऑफ द बेसिक कंट्रीज. बेसिक में आ जाते हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. नाउ दे बेसिकली अपोज द, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस कंट्रीज हैव जॉइंटली अपोज द कार्बन बॉर्डर टैक्सेस प्रपोज बाय द यूरोपियन यूनियन एट द COP27. ठीक है, तो हम देखेंगे आगे और बात करेंगे कि ये कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या. बट दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड फ्रॉम मेंस. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडिया's interest point of view. It has been taken from the Hindu. So here, as you can see in the picture, it is the Environment Minister of India, that is Bhupinder Yadav, and this particular persons are the representative of the countries, that is Brazil, South Africa and China. Now you should know the four countries, that is Brazil, South Africa, India and China, they form a group together which is known as the basic group कहा जाता है इनको. ठीक है, तो इन्होंने ओपोज किया गया है. तो ये जो टैक्स है, द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, जिनको शॉर्ट में कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा जाता है, इट इज अ ड्यूटी और अ टैक्स यू कैन से ऑन इंपोर्ट्स बेस्ड ऑन द अमाउंट्स ऑफ कार्बन एमिशन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज है, दे आर इंपोर्टिंग, मान लीजिए कि कमोडिटीज लाइक स्टील हो गया या मान लीजिए सीमेंट हो गया, तो इनमें उनका मानना है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है आपका कार्बन एमिशन होता है इन द प्रोडक्शन. तो इसीलिए इन सच प्रोडक्ट वो क्या करेंगे, दे विल बेसिकली टैक्स. ठीक है, वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैक्स डिवाइड करेंगे जिनका नाम बताया गया है कार्बन बॉर्डर टैक्स. तो अगर मान लीजिए कि इफ इंडिया इज बिलीव टू बी अ स्ट्रॉन्ग यू कैन से एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटीज लाइक सीमेंट और मान लीजिए कि स्टील, इस केस में क्या हो जाएगा, तो जो भी कमोडिटीज यहाँ पे इंडिया विल बी एक्सपोर्टिंग फ्रॉम हियर, तो बेसिकली इन सारा चीज़ों पे दे विल बी टैक्स. देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा, एंड दिस एक्स्ट्रा टैक्स आपको पता होगा कि यहाँ पे जब एक्स्ट्रा टैक्स हो जाएगा, जो सामान है उसका दाम भी बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ प्राइस ऑन कार्बन. इट आप कह सकते हो कि दिस पर्टिकुलर प्राइस ऑन कार्बन विल डिस्करेज द एमिशंस, एंड ऑल्सो एज अ ट्रेड रिलेटेड मेजर इट अफेक्ट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स एज वेल. तो ये जो प्रपोजल है, इट इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन ग्रीन डील का एक पार्ट है. एक आप कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रपोजल ओनली दैट एंडियावर्स टू मेक यूरोप द फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल कंटिनेंट बाय 2050. तो बेसिकली यूरोप आप कह सकते हो, सो इट इज बेसिकली इट इज गॉट अ टारगेट ऑफ बीइंग अ कार्बन न्यूट्रल रीजन यू कैन से बाय 2050. तो ऐसा टारगेट इंडिया के केस में भी होता है, बट इंडिया हैज सेट द टारगेट बाय 2070, एंड यूरोपियन यूनियन या आप कह सकते हो यूरोप जो है, इट इज बेसिकली टारगेटिंग टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो कंटिनेंट बाय 2050. तो इसीलिए यू कैन से दिस इस तरीके का एक मेजर उन्होंने लिया है. कार्बन बॉर्डर टैक्स इज आर्गुएबली एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम अ नेशनल कार्बन टैक्स. अब देखिए नेशनल कार्बन टैक्स इज क्वाइट कॉमन, तो इट इज बेसिकली अ फी दैट अ गवर्नमेंट इंपोजेस ऑन एनी कंपनी विद इन द कंट्री. अब मान लीजिए अगर इंडियन गवर्नमेंट है, अगर कोई ऐसा अगर कंपनी है विच इज बेसिकली एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और मान लीजिए इफ इट इज बर्निंग मोर फॉसिल फ्यूल, तो उस केस में उन पे ऊपर एक एक्स्ट्रा फाइन लगाया जाता है. तो इसी को कहा जाता है नेशनल कार्बन टैक्स. बट यही चीज अभी आप कह सकते हो कि दिस बेसिकली जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, इट इज अपग्रेडेड वर्जन जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे चार्ज किया गया है. ठीक है, तो अभी चलिए बात करते हैं अबाउट द वेरियस कॉजेस एंड द रीजंस दैट हैव बीन साइटेड बाय द यूरोपियन यूनियन बिहाइंड इंपोजिंग द कार्बन टैक्स. तो पहला पे बात किया गया है अबाउट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में. सो द यूरोपियन यूनियन दे हैव डिसाइड और डिक्लेयर्ड टू कट इट्स कार्बन एमिशन बाय एटलीस्ट 55%. एज आई टोल्ड यू कि वो चाहते हैं कि बाय 2050 दे वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल. सो दिस इज द रीजन व्हाई दे बेसिकली वांट टू कट द कार्बन एमिशन बाय 55% कंपेयर टू द 1990 लेवल्स, एंड टिल डेट दिस लेवल्स हैव फॉलन बाय 24% ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पे दे हैव इन शॉर्ट
period of time. So they have to go a long way. This is the reason why they are taking this measure according to them. However, emissions from import contributing to 20% of the European Union's carbon dioxide emissions are increasing actually. Okay, so such a carbon tax would incentivize or help, you can say, other countries to reduce the greenhouse gas emissions and further shrink the European Union's carbon footprint. तो carbon footprint का meaning आपको पता होना चाहिए. It is the total greenhouse gas emissions caused by an individual or an event, organization, service, place, और आप कह सकते हो कि in this case a continent itself. नाउ और एक यहाँ पे चीज बताया गया अबाउट कार्बन लीकेज के बारे में. अब देखिए द एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम जो है ऑफ द यूरोपियन यूनियन, नाउ दे मेक, अब कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग है विद इन द रीजन एक्सपेंसिव फॉर सर्टेन बिजनेसेस. अब इससे क्या हुआ है, द यूरोपियन अथॉरिटीज जो है नाउ दे फियर दैट दिस बिजनेसेस दे माइट प्रेफर टू रिलोकेट टू कंट्रीज दैट हैव मोर रिलैक्स और नो एमिशन लिमिट. तो नॉर्मली आप देखोगे बिकॉज द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ दे हैव बिकम सेंसिटिव अगेंस्ट दिस लाइक टुवर्ड्स या बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज का इशू के बारे में. तो इसीलिए you'll find the number of countries they have got a strict norms. ठीक है, तो इसीलिए they're basically fearing कि इससे क्या हो जाएगा, जो भी सारे कंट्रीज है या जो भी सारे कंपनीज है they can move to other countries जहां पे इस तरीके का नॉर्म्स नहीं होता है. So this is known as carbon leakage कहा जाता है. तो this will basically impact their economy as well and it increases the total emissions in the world. अगर हम यहाँ पे इश्यूज के बारे में बात करेंगे, इफ यू लुक एट दी अदर साइड, अगर हम बेसिक कंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि व्हाई दे आर ऑपोजिंग दिस डिसीजन, तो यहाँ पे देखिए बताया गया अबाउट द रेस्पॉन्स ऑफ द बेसिक कंट्रीज जो है. बेसिक का मैंने आपको बताया था कि इट बेसिकली इंक्लूड्स द कंट्रीज लाइक ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. नाउ दे हैव दिस ग्रुपिंग कॉल्ड द बेसिक एंड दे हैव अपोज्ड द यूरोपियन यूनियंस प्रपोजल इन अ जॉइंट स्टेटमेंट टर्मिंग इट एज डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. अब ये जो CBDRC है, now this basically are basically principles which acknowledge that richer countries जो है they have a responsibility of providing financial and technological assistance to developing and vulnerable countries to fight the climate change. तो basically उन्होंने कहा है कि this is completely discriminatory in nature और it is also against this particular principle as well. और अगर हम इंडिया की अगर हम बात करेंगे, द यूरोपियन यूनियन देखिए इंडिया का ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, जो भी नेशंस आता है इसमें. सो बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ द इंडियन मेड गुड्स इन द यूरोपियन यूनियन, this tax would make Indian goods less attractive for buyers and the consumers जो भी वहां पे है and could shrink the demand. ठीक है, the tax would create serious near term challenges for companies with larger greenhouse gas footprint. तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो कंसर्न है, अब देखिए इंडिया के लिए या यूरोपियन यूनियन ने देखिए यहाँ पे इंडिया को टारगेट नहीं किया था, ठीक है, स्पेसिफिकली, बट क्योंकि यहाँ पे इंडिया को भी एक लॉस होने वाला है बिकॉज यू नो कि नंबर ऑफ कंट्रीज इन इंडिया इज एक्चुअली बिकॉज इंडिया इज इन द नेसेंट और इन द डेवलपिंग स्टेज में है. तो इसीलिए देयर इज एक्चुअली एमिशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्री फ्रॉम लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया. ऐसे केस में क्या हो जाता है, तो इंडिया बिकॉज इट इज अ वेरी लार्ज पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो इंडिया का ये फियर है कि यहाँ पे जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू यूरोपियन यूनियन, तो वो सारी चीजों में अगर एक एक्स्ट्रा टैक्स लिवाई होता है, अगर उसमें एक कार्बन बॉर्डर टैक्स वहां पे एमिशन के नाम पे अगर उसमें लिवाई किया जाता है, तो जो चीजें हैं तो चीजों का दाम वहां पे और बढ़ जाएगा. तो इससे क्या हो जाएगा, जो इंडियन जो गुड्स है, सो मे बी द पीपल ऑफ द यूरोपियन जो नेशंस है, दे विल नॉट बी एबल टू परचेज दिस हाई प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे हाई रेंज या हाई प्राइस जो प्रोडक्ट्स है तो वो खरीद नहीं पाएगा. तो उससे क्या हो जाएगा, जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगा एंड दिस विल बेसिकली बी अ थ्रेट और अ लॉस टू द कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू सच कंट्रीज. दिस इज द बेसिक, आप कह सकते हो कि एजेंडा और द बेसिक पर्पस बिहाइंड विच इंडिया इज बेसिकली, आप कह सकते हो कि अपोजिंग दिस पर्टिकुलर कार्बन बॉर्डर टैक्स. तो यहाँ पे एक और इश्यू बताया गया है कि इट इज नॉन कंसेंशुअल या आप कह सकते हो इट इज इनकंसिस्टेंट विद द रियो डिक्लेरेशन. तो देखिए जो ये रियो डिक्लेरेशन है ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच वाज बेसिकली टेकन अप इन द ईयर 1992, यूएन का जो भी कॉन्फ्रेंस था, तो इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है. और इसमें जो आर्टिकल 12 है ऑफ द रियो डिक्लेरेशन, इट स्टेट्स दैट द स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू डेवलप कंट्रीज कैन नॉट बी अप्लाइड टू डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आप कुछ भी तरीके का इफ यू आर लिमिटिंग सर्टेन थिंग्स इन द केस ऑफ डेवलप कंट्रीज में, तो डेवलप कंट्रीज में जो रेस्ट्रिक्शंस है दे आर एक्चुअली नॉट एप्लीकेबल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज नाउ बिकॉज इंडिया, आपको पता होगा कि इट इज इन द डेवलपिंग स्टेज नाउ. तो इसीलिए इंडिया इज बेसिकली अपोजिंग दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन बिकॉज द थिंग्स विच आर मेंट फॉर द डेवलप कंट्रीज शुड नॉट बी प्लेस्ड और शुड नॉट बी लिवाइड और इम्पोज ऑन इंडिया एज वेल. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताया गया है, इट इज दी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के बारे में. अब देखिए जो पॉलिसी है ना, इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ डिस्गाइज फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. तो देखिए इट बेसिकली रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो देखिए यहाँ पे
बेसिकली एक एलिगेशन लगाया गया है ऑन यूरोपियन यूनियन कि बाय imposing extra taxes, by imposing this carbon border tax on the products of the various other countries, they're basically आप कह सकते हो कि they're basically restricting the products from the different countries. तो उससे क्या हो जाएगा, they're mostly you can say they're promoting the जो उनका जो अपना जगह पे जो प्रोडक्ट्स है, जो कंपनीज है, तो उनका एक तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन से जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बाहर के जो प्लेयर्स है वो तो ऑब्वियसली हार जाएंगे. बिकॉज आप अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हो, ऑब्वियस आप बात है उस चीज का दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा. तो इन अ वे कहा गया है कि बाय प्रोटेक्शनिज्म यू आर बेसिकली प्रमोटिंग द थिंग्स इन योर ओन प्लेस. ठीक है, तो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है तो उसी को आप प्रमोट कर रहे हो. सच पॉलिसीज आर यूजुअली इंप्लीमेंटेड विद द गोल ऑफ इंप्रूविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी. ऑब्वियस सा बात है कि उनका जो अपना इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो तो बढ़ जाएगा. बट देन अगेन जो कंट्रीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक द यूरोपियन यूनियन, दे वुड फेस अ सेटबैक. सो देयर इज द रिस्क दैट इट बिकम्स अ प्रोटेक्शनिस्ट डिवाइस अनड्यूली शील्डिंग लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इन सो कॉल्ड ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म. अब क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि आप एक तरीके का एक बैकिंग दिया गया है क्लाइमेट का जो एक केस है. ठीक है, तो जो कार्बन जो टैक्स है तो इसी कारण से इसे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कहा गया है. बिकॉज जो आउटलुक है, इट हैज बीन गिवन द आउटलुक ऑफ अ डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन फॉर द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन सेड टू बी अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन. बट इंडिया एज आई टोल्ड यू इट इज नॉट द टारगेट ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे जो इंडिया जो स्टैंड ले रहा है, नो दिस इज एक्चुअली नॉट क्वाइट गुड फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि इंडिया के लिए था ही नहीं. और द टारगेट आप देखोगे ये दिस इज मोस्टली फॉर रशिया, चाइना एंड टर्की विच आर लार्ज एमिटर्स ऑफ कार्बन ऑल्सो. ठीक है, इंडिया अगर आप देखोगे, इंडिया खुद को भी कहता है कि वी आर नॉट एमिटर्स, एंड देन अगर इस तरीके का स्टैंड ले लेता है तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि हम ज्यादा एमिट करते हैं. दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडिया. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली मेंट फॉर रशिया, China and Turkey, and those countries were the major exporters of cement and you can say steel. Okay, but India, I think there can be some policy or there can be some basic reason जिसकी वजह से India is taking the opposition का जो stand ले रहा है. ठीक है, so this is the reason why. So this is all about this particular carbon border tax के बारे में. और इसी टॉपिक पे एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. So the next article is about the world population. The news says that finally the world population has touched the 8 billion mark. So according to the United Nations Population Fund, the human population across the globe has touched 8 billion. तो हम इस न्यूज़ के आर्टिकल से हम कह सकते हो कि we'll be also trying to look at the scenario of population in India as well. And this can be important for our prelims, and from mains it can be important from GSP population and development issues point of view. It has been taken from the Indian Express. If you look at the current news, यहाँ पे बताया गया है कि द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, दैट इज द यूएनपीएफए. नाउ according to this particular fund, the human population across the globe has touched 8 billion. As of 2022, more than half the world's population it lives in Asia, and China and India being the two most populous countries. जो कि आपको पता है कि चाइना में highest population, India is the second highest population. Now they have got over 1.4 billion people each. India का जो population was according to the 2011 census, it was basically आप कह सकते हो कि 130 crore माना जाता है, but then again इसे रिवाइज करके अभी it has been taken as more than 1.4 billion, but then again we should wait for the census of the current year also. ठीक है, तो यहाँ पे as you can see जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ये blue line है, this blue line is basically representing the population. तो population देखिए अभी finally touch करके after 2022 it has touched the 8 billion mark. और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, this is the growth rate in terms of percentage. तो growth rate देखिए बहुत जोर से नहीं बढ़ रहा है, मतलब पहले जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, अब जो रेट है वो काफी कम हो गया. बट ऑब्वियस अब पॉपुलेशन तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही, बट देन अगेन यू कैन सी देयर इज अ डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट. तो इस तरीके से अगर कम होता जाएगा, एक पॉइंट पे जाके द पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का या कोई भी कंट्री का वो स्टैग्नेंट हो जाता है. ठीक है, सो द यूएन, ये जो पॉपुलेशन फंड है, इट इज द यूएन एजेंसी व्हिच इज एम्ड एट इंप्रूविंग द रिप्रोडक्टिव एंड द मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड. तो इनका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन न्यूयॉर्क में, और जो पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इट इज द यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ. तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, सो देयर इज अ ओवरऑल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. अभी मैंने बताया था अबाउट द परसेंटेज ग्रोथ रेट के बारे में, किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द यूएन इट टुक द ग्लोबल पॉपुलेशन 12 years टू ग्रो फ्रॉम 7 billion to 8 billion. ठीक है, तो काफी आप कह सकते हो कि 1 billion इंक्रीज के लिए काफी एक लंबा टाइम यहाँ पे लगा है. इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 15 years. तो यहाँ पे देखिए 9 billion, दैट इज 1 more billion होने के लिए एस्टिमेट किया गया है कि और भी ज्यादा टाइम
टाइम लगेगा, बिकॉज यू नो ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ दे आर अडॉप्टिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स, है कि नहीं? तो बहुत सारे मेजर्स भी ले रहे हैं, लाइक आप कह सकते हो द लाइक पॉलिसीज लाइक वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, देन फैमिली प्लानिंग, ठीक है? तो इसीलिए इट हैज बीन अप्रोक्सीमेटली इट हैज बीन फोरकास्टेड दैट 15 years will be required for to reach the world to have a population of 9 billion. Now this indicates that overall growth rate of population is actually slowing. तो जो आपको ग्राफ दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि how the population growth is at the declining rate now. The population is growing, but the growth rate is declining. The UN population reports that the global population is growing at the slowest rate now since 1950, having fallen under 1% in 2020. ठीक है? तो अभी करंट साल में अगर आप देखोगे, करंट टाइम्स में ये बस 1% से भी नीचे आप कह सकते हो the growth rate is there. ठीक है? The world population could grow to around 8.5 billion in 2030. तो अभी देखिए जो 7 years में 7 years will be required to attain a population of half a billion. And 9.7 billion टच कर जाएगा in 2050 में. Alright, so it is projected to reach a peak of around 10.4 billion people during the 2080s. देखिए 80s के टाइम में, अब देखिए कोई भी चीज का जब भी ग्रोथ रहता है ना, there is always a peak. तो माना गया है कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, it will also be having a peak. और ये जो पीक है, it will be reached during the 2080s. और 80s के टाइम में the population of the world will be 10.4 billion. उसके बाद क्या हो जाएगा? It will remain at that level till 2100. तो यहाँ पे 20 years तक इट हैज बीन, देखिए ये सब फोरकास्ट है, ठीक है? सो फोरकास्ट किया गया है दैट बाय 2080s के बाद फॉर 20 years इट विल बी रिमेनिंग स्टैग्नेंट, उसी में रह जाएगा, बिकॉज देयर विल बी नो पॉपुलेशन ग्रोथ. आप कह सकते हो जो रेट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द UN, 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स इन अ रीजन वेयर द फर्टिलिटी रेट इज बिलो रिप्लेसमेंट लेवल. तो रिप्लेसमेंट लेवल देखिए, ये जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द लेवल एट विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली replaces itself from one generation to the next, thus leading to a zero population growth. ठीक है? अगर मान लीजिए कि पॉपुलेशन को अगर जितना है, अगर उसे नेक्स्ट जनरेशन में अगर कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ कितना हुआ? जीरो हुआ ना. तो इस केस में जीरो ग्रोथ में अकॉर्डिंग टू द UN 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पे ग्रोथ रेट जीरो है. यानी 1990 के केस में लेकिन बस 40% ही यहाँ पे लोग थे वेयर द पीपल वेर लिविंग इन रीजन वेयर फर्टिलिटी रेट वाज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल. ठीक है? अभी के टाइम में यू कैन सी 20% बढ़ चुका है. तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कहां पे रहते हैं? दे बेसिकली लिव इन एरिया जहां पे ग्रोथ रेट नेग्लिजिबल है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट दी हाई फर्टिलिटी लेवल्स इन पुअर कंट्रीज के बारे में, तो देखिए कंट्रीज विद द हाईएस्ट फर्टिलिटी लेवल जो है दे टेंड टू बी दोज विद द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, बिकॉज विद द हाईएस्ट फर्टिलिटी लेवल ऑब्वियस सा बात है इन द पुअर कंट्रीज और द डेवलपिंग कंट्रीज, तो क्या हो जाता है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ जाता है. और पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है, ये जो बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आप कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है. अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो GDP है, जो नेशनल इनकम है, वो भी फॉलो जाता है. अब इसी कारण से क्या हो जाता है, जो पर कैपिटा इनकम है ना वो काफी कम रहता है. स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया आल्सो यू विल फाइंड, इवन दो इंडिया का जो GDP है वो काफी ज्यादा रहता है, बट स्टिल आप देखोगे कि जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन इन द कंट्री. मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन अप टू 2050 विल बी कंसेंट्रेटेड इन 8 कंट्रीज ओनली. ठीक है? जो आधा से ज्यादा यहाँ पे बस 8 कंट्रीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा इन पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल द आप कह सकते हो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ऑफ द कॉन्गो, इजिप्ट में, देन Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Philippines, and the United Republic of Tanzania. All right. So countries of the sub-Saharan Africa are expected to contribute more than half of the increase anticipated through 2050. So sub-Saharan Africa में जो भी सारे countries हैं, they would be contributing more towards the population now. इसके बाद बताया गया अबाउट दी इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में. माइग्रेशन यू नो इट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्पेशली माइग्रेशन उसी को रेफर करता है, जैसे कि मान लीजिए पीपल जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करते हैं, या फ्रॉम अ लेस डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज मूव करते हैं. ठीक है? सो इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है इट इज नाउ द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन मेनी कंट्रीज. ऑब्वियस सा बात है, जो पॉपुलेशन है वो कोई स्पेसिफिक कंट्रीज में ही जाएगा जहां पे हेल्थ अच्छा है, जहां पे लाइफस्टाइल सही रहता है, और जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा रहता है. विद 281 million people living outside their country of birth in 2020. So you can understand that this many people have already migrated from their own nation. Okay? So all South Asian nations including India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka have seen high levels of immigration in recent years. तो यहाँ पे आप देखोगे, and you also know कि जितने भी लोग educated रहते हैं, who are basically intelligent people, the highly आप कह सकते हो the skilled personalities, now they would be basically वो क्या करते हैं, वो migrate करते हैं different countries for better job opportunities, right? तो यहाँ पे immigration
के बारे में बताया गया है जो कि इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए एमिग्रेशन बेसिकली इज द एक्ट ऑफ, ये जो ई है ना एमिग्रेशन जो है, इट इज द एक्ट ऑफ लिविंग अ रेसिडेंट कंट्री और अ प्लेस ऑफ रेसिडेंट विद इंटेंट टू सेटल समवेयर एल्स। और अगर आप देखोगे इसका ऑपोजिट क्या होता है, अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है, इमिग्रेशन कहते हैं उसको, IMMIGRATI इमिग्रेशन। तो इट इज बेसिकली डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू वन कंट्री फ्रॉम अनदर। नाउ अगर हम बात करेंगे अबाउट सम मोर फाइंडिंग्स के बारे में, यू शुड आल्सो नो अबाउट स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द यूएन, इंडिया के बारे में अगर आप देखोगे, सो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है इट हैज हिट 2.1 बर्ड्स पर वुमन। तो यू शुड नोट दिस, बेसिकली हम इंडिया की टर्म्स में इसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, TFR। तो विच इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वुड बी बॉर्न टू एनी वुमन और अ मदर इन हर लाइफ टाइम। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली देखिए इंडिया के केस में, जो इंडिया का रिपोर्ट है, जो रिसेंट रिपोर्ट था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के केस में, तो इसे जो करंट जो रेट है इट इज डिक्लाइन टू 2.0, मतलब अभी 2 है, दैट इज 2 चाइल्ड पर वुमेन बर्थ अभी माना जाता है करंट जो हेल्थ सर्वे उसके अकॉर्डिंग। तो दिस पर्टिकुलर जो सर्वे इज कंडक्टेड ओवर 2 years स्टार्टिंग इन द ईयर 2019 में। लेकिन यहां पे थोड़ा ज्यादा बताया गया, जैसे 2.1 बताया गया, बट स्टिल आप कह सकते हो कि दिस इज एट द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ओनली एंड इज फर्दर डिक्लाइनिंग। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब यहां पे अगर इस रेट में अगर रहता है देन देयर विल बी 0% ग्रोथ, तो द पॉपुलेशन विल बी स्टैग्नेंट यू कैन से। बट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबलाइजिंग, इट इज स्टिल ग्रोइंग एट 0.7% पर ईयर एंड इज सेट टू सरपास चाइना इन 2023। तो यहां पे बताया गया है कि इंडिया का जो रेट है, बिकॉज इट इज, अब देखिए अगर आप चाइना और इंडिया का कंपेयर करोगे ना, तो चाइना का क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अभी थोड़ा निगेटिव में है। द पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन अभी वहां पे कम हो रहा है या स्टैग्नेंट हो ही चुका है ऑलरेडी। लेकिन इंडिया का क्योंकि स्टिल ग्रो कर रहा है, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय द ईयर 2023, दैट इज नेक्स्ट ईयर तक ही, इंडिया विल बी द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू द यूएन, चाइना का पॉपुलेशन इट इज नो लॉन्गर ग्रोइंग, यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ रेट है एंड मे स्टार्ट डिक्लाइनिंग एज अर्ली एज 2023। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 2022, सो इट हैज बेसिकली पुट इंडियाज पॉपुलेशन एस्टिमेट एट 1.412 बिलियन इन द करेंट ईयर। ये एस्टिमेट है, अभी तक जो सेंसस है उसमें एप्रोप्रिएट फिगर आ जाएगा। और चाइना का अगर देखोगे तो ये 1.426 बिलियन है। तो यहाँ पे ये रुक जाए, ये आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली एस्टिमेटेड टू पॉज एट दिस लेवल, और इंडिया का ग्रो कर जाएगा तो नेक्स्ट ईयर तक ये पॉपुलेशन जो है इंडिया का बढ़ जाएगा। इंडिया विल क्रॉस चाइना टू बिकम द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज लाइकली टू पीक एट 1.7 बिलियन पॉपुलेशन। इंडिया का जो पीक है ना, अब कहा गया है कि इंडिया का जो पीक है, जैसे कि वर्ल्ड का मैंने बताया था कि पीक आ रहा है 2080s में, तो इंडिया का जो पीक है इट विल बी रियलाइज इन द ईयर 2048 विद 1.7 बिलियन पॉपुलेशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा एंड डिक्लाइन टू 1.1 बिलियन तक ये डिक्लाइन कर जाएगा एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, दैट इज बाय द 2000 जो ये 21st सेंचुरी, इसके एंड तक इट विल बी अराउंड 1.1 बिलियन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे द लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द UNFPA एस्टिमेट, द 68% जो है इंडियाज पॉपुलेशन इट इज बिटवीन 15 to 64 years इन द करेंट ईयर। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन यू कैन से, बिकॉज देखिए मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ना वो कहां पे लाई करता है, इट लाइज इन द वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन जो अगर आप डिवाइड करते हो तो 15 से जो कम में रहता है ना, इट बेसिकली बिलोंग्स ऑन द ग्रुप व्हिच डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। या आप देखोगे कि यहाँ पे 64 जो ऊपर वो भी काम नहीं करते, तो दे आर बेसिकली द डिपेंडेंट ग्रुप, है कि नहीं। बट ये जो ग्रुप है ना, इट इज द वर्किंग एज ग्रुप है। तो इसमें आप देखिए 68% जो है इंडिया का, इट बेसिकली लाइज इन द वर्किंग एज ग्रुप ओनली, व्हाइल पीपल एज 65 एंड अबव कंप्राइज 7% ओनली। 7% जो है दे आर नॉट वर्किंग, तो दे बेसिकली आप कह सकते हो कि दे आर दी डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट से तो आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं होता है, इकोनॉमी ग्रो होता है फ्रॉम द वर्किंग फोर्स से। ठीक है, सो इंडिया यू विल सी इट हैज इट्स लार्जेस्ट एवर एडोलेसेंट एंड यूथ पॉपुलेशन, एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन in the world till 2030 में, and is currently experiencing a demographic window of opportunity, a youth bulge यहाँ पे कहा गया है that will last till 2025। तो यहाँ पे इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को ना हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट होगा, जो आप कह सकते हो जो ग्रोथ होगा, इट इज बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द शिफ्ट इन अ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। तो अगर मान लीजिए द मैक्सिमम शेयर ऑफ द पॉपुलेशन जो है अगर वो वर्किंग एज में है ना, देन इट इज टर्म्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू ग्रो एट द रैपिड रेट नाउ।
इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द सियांग रिवर के बारे में, व्हिच इज करंटली सेट टू टर्न मडी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द जीएस पेपर एंड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए कहा गया, यहाँ पे दो पिक्चर्स है, दो पिक्चर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो माना जा रहा है कि जो मड है अभी वो फिलहाल तो रिकवर हो रहा है। तो दिस आर सैटेलाइट इमेजेस। सो इन व्यू ऑफ द रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ द सियांग रिवर टर्निंग मडी, द स्टेट रिस्पांस सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्टार्टेड मॉनिटरिंग द रिवर यूजिंग हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरीज। तो ये जो पिक्चर्स है ये कंपेयर करके उन्होंने ये डिस्कवर किया या ये आप कह सकते हो कि डिटरमाइन किया है दैट पानी जो है, पानी अभी मड जो है, मड हैज बीन बेसिकली द वाटर इज रिकवरिंग. So the multi-date satellite data of the different dates at this month of Siang River near Pasighat, now it shows highest turbidity on 6th November. देखिए ये जो पिक्चर है 6th November में, और यहाँ पे जो ये आपको पानी दिख रहा है, it is completely turbid in nature. It was observed that turbidity of the Siang is reducing and almost clear on 14th November तक देखिए जो turbidity है वो साफ हो चुका है. So currently it is estimated और माना जा रहा है कि the Siang का पानी जो है वो finally it will be turning blue. अब अगर आप देखोगे सियांग रिवर के बारे में, दिस इज द सेम रिवर विच बेसिकली एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम तिब्बत. तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो एंड असम में एंटर करने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, विच बेसिकली एंटर्स इनटू बांग्लादेश एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है. सो द यारलुंग सांगपो रिवर ब्रेक्स थ्रू द हिमालय इन ग्रेट जॉर्जेस. तो देखिए यहाँ पे जो ये रिवर है ये इनिशियली ये जा रहा था फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्टर्न साइड, बट यहाँ पे लेता है यू टर्न. अब ये जो यू टर्न है जहाँ पे लेता है, इस पॉइंट को कहा जाता है नामचा बरुआ कहा जाता है. ठीक है. इट्स बेसिकली जॉर्ज और इट एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज नोन एज दिहांग या इसे सियांग कहा जाता है. और बाद में इसे आप देखोगे इसे लोहित ज्वाइन करेगा, दिबांग ज्वाइन करेगा एंड फाइनली इट विल बी ज्वाइंड बाय द लोहित एंड दिबांग एंड देयर आफ्टर इट इज नोन एज द ब्रह्मपुत्र. So the next article is about Nuranang Day के बारे में, which is celebrated as a tribute to the 1962 Indo-Chinese War. इसके बारे में हम बात करते हैं, which can be important for our mains. जिस पेपर post independence history point of view has been taken from the echo of Arunachal. तो देखिए यहाँ पे कहा गया है about the gallantry, sacrifice and the commitment shown at the Jaswantgarh. ठीक है, which is basically a place जहाँ पे the 1962 जो war है वो China took place. That is celebrated as the Nuranang Day with solemnity on 17th of November 2020 में से celebrate किया गया था at Tawang War Memorial. Now this you can see the picture of the Tawang War Memorial by paying tribute to those who stood their ground against all odds and held up the Chinese advance for 3 days तक. ठीक है. The war veterans and other senior military and civil dignitaries now they paid homage to the gallant war heroes who made supreme sacrifices to protect the honor and the integrity of the nation during the 1962 war के time में. It should also be noted that in 1999 ये जो Tawang War Memorial है, it was established in the year 1999 by the locals to pay tribute to the heroes of 1962. It has been renovated. अभी जो 60th year है of the 1962, इसीलिए इसे renovate कर दिया गया है. It will be inaugurated soon on the 21st of this month. State of डिफेंस रिलीज. अब देखिए ये जो ईयर है ये इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि द करंट ईयर मार्क्स द 60th एनिवर्सरी ऑफ द 1962 इंडो चाइनीज वॉर. तो क्वेश्चंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ वालोंग, फॉर एग्जांपल अबाउट द तवांग वॉर मेमोरियल के बारे में, अबाउट दिस नुरानंग डे के बारे में. तो मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल अबाउट दिस टॉपिक. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था इन लास्ट वीडियोस, लेट्स गेट द आंसर्स. तो द आंसर्स आर, तो देखिए इंडिया हैज डेफिनेटली प्रॉमिस्ड टू कट एमिशन बाय 2070 एंड आल्सो इंडिया एस्पायर्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इथेनॉल ब्लेंडिंग टू रीच 20% बाय 2025. सो बोथ आर करेक्ट. एंड अगर हम बात करेंगे अबाउट द 17th G20 समिट का जो मोटो के बारे में, इट इज रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.